नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। जी हां, लेकर हाजिर हूं तेज का एक बहुत ही चर्चित मुकदमा मनीष सिसोदिया बेल प्रकरण। इस विषय पर वीडियो बनाने की मुझे क्या जरूरत है। पूरा अखबार, पूरा मीडिया, पूरा राजनीतिक घटनाक्रम और पूरी राजनीतिक पार्टियां, कानूनी चैनल, कानूनी विशेषज्ञ, इतना कंटेंट है, फिर मैं क्यों? मैं दो बातें लेकर इस वीडियो में आया हूं कि आखिर वो सीक्रेट फॉर्मूला क्या था जिसके कारण ईडी को मुंह की खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट को मनीष सिसोदिया को बेल देनी पड़ी। वो अंदर की बातें क्या थीं या क्या हैं, वो पर्दे के पीछे की कहानी का आज खुलासा करूंगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को बेल क्यों देनी पड़ी। और दूसरी बात है कि इस मुकदमे से, इस बेल प्रकरण से हम आप जैसे आम लोगों को क्या कुछ मिला है, क्या कानून की रक्षा हुई है, संविधान और कानून में बड़ा कौन है, और हम इसका फायदा अगर खुदा न खास्ते ऐसी मुसीबत में हमारे जानने वाले लोग फंसे हैं तो हम कैसे उठा सकते। इन्हीं दो मुद्दों पर आज का ये एपिसोड मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर आया हूं। पर्दे के पीछे की कहानी जिसकी पटकथा लिखी जा रही थी। मैं कई टेलीविजन चैनल पर जब आया था तो मैंने यह बात उठाई है, मैंने रखी है, यह रिकॉर्डेड है। शायद मुझे याद नहीं, लेकिन अगर ईडी और पीएमएलए लॉ पर अगर मेरा कोई वीडियो इस चैनल पर है तो वहां भी इस तरफ मैंने इशारा किया था। वही हुआ। इस केस में पीएमएलए में फंस जाने के बाद जो मनीष सिसोदिया की लीगल टीम थी उसको एक बात तो बखूबी समझ आ चुका था कि पीएमएलए का जो लॉ है, इसके जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं बेल के, उसके तहत मनीष सिसोदिया को बेल तो मिलनी नहीं। फिर ऐसी हालत में वो पर्दे की पीछे का कौन सा चक्र घुमाया उसकी लीगल टीम ने। वो चक्र एक ही था, रिस्की था, वक्त लगा, लेकिन सफलता मिली। वो चक्र ये था, देखिए मैं उस चक्र के आऊं, उस अंतरकथा को यहां आपके बीच लाऊं, उस रहस्य को खोलूं। उसके पहले आप समझिए पीएमएलए एक्ट का सेक्शन 45 बेल को लेकर 3 शर्तें रखता है। पहली शर्त कि कोर्ट को यह यकीन हो जाना चाहिए कि जो चार्जेस लगाए गए हैं इन्वेस्टिगेशन से पहले, सोचिए कैसे हो सकता है, चार्जशीट से पहले, इम्पॉसिबल सी बात कही गई है इस माध्यम से। सेक्शन 45A का सब सेक्शन ए ये कहता है बेल उसी अवधारणा में, उसी हालात में मिल सकता है कि जज को यह प्रथम दृष्टया यकीन हो जाए कि जो आरोप लगाया गया है वह निराधार है, वो बेबुनियाद है। बहुत मुश्किल है, चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है जज के सामने, वो क्यों रिस्क ले। दूसरी बात कि जो अभियुक्त है, जो एक्यूज्ड है, वो किसी तरह से छूट जाने के बाद, बेल पड़ जाने के बाद सबूतों से, एविडेंस से, गवाहों से छेड़छाड़ करने की स्थिति में ना हो। तो खास करके पॉलिटिशियन की स्थिति में यह भी प्रिज्यूम किया जाना मुश्किल है। पावरफुल लोग होते हैं, मिनिस्टर्स हैं, सिटिंग्स हैं, सीएम हैं, डिप्टी सीएम हैं, तो यह भी एक बहुत कठिन चुनौती। और तीसरी बात कि फ्लाइट रिस्क ना हो। तो जो लीगल टीम थी जो इस पे काम कर रही थी उसको समझ में आ गया कि तीसरा तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो ट्विन कंडीशंस है उसकी पूर्ति तो इस जीवन में संभव नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए या किया जा सकता है कि अंततः सरकार को
घुटने टेकने पड़ेंगे कोर्ट के सामने, कानून के सामने। तो वो एक ही तरीका था कि इन्वेस्टिगेशन को, चार्जशीट को, ट्रायल को डिले किया जाए। और इस काम को आपके लीगल पंडित्स ने, मेरा सलाम है उनको, बखूबी अंजाम दिया। 7 पिटीशंस फाइल किए गए मनीष सिसोदिया के केस में। फ्रिवलस पिटीशंस थे, आम खाने को नहीं मिल रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, चुनाव में जाने के लिए बेल दे दीजिए। पता था इससे कुछ नहीं हो। लेकिन हाँ, एक चीज हो रहा था, वो था कि जो कंसर्न आईओ था, जो जांच था, वो आगे न बढ़ के कोर्ट में उसका समय जाया हो रहा था उस अफसर का। वैसे भी ये कॉम्प्लेक्स मामला है। दिल्ली से बाहर 7 या 8 राज्यों तक जांच के सूत्र जाते हैं, जांच की जरूरत है, लंबे चौड़े गवाहों की लिस्ट है, पैसा बरामद हुआ नहीं है, मनी ट्रेल को डिस्कवर करना है, उसको प्रूव करना है। तो बड़ा ही कठिन इन्वेस्टिगेशन के दौर से ईडी को गुजरना था और ऐसी हालत में आए दिन उनको कोर्ट में बुलवा लेना पिटीशंस के सहारे। इस पूरे केस में जहां तक मुझे याद है तो 21 या 32 नामजद लोग हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि डीलिंग टैक्टिक्स का हिस्सा मल्टीपल पिटीशंस था, फ्रिवलस पिटीशंस था, नंबर ऑफ पिटीशंस थे, 31 एक्यूज थे इस केस में, एक्साइज केस में ओवर 100 पिटीशंस फाइल किए। प्रॉब्लम ट्रायल को डिले करना, इन्वेस्टिगेशन को डिले करना, और अंततः यह काम कर गया। सुप्रीम कोर्ट ने चौथी कंडीशंस पीएमएलए में जोड़ी जो आपके और हमारे लिए काम किए। राजनीति को 1 मिनट के लिए किनार कर देते हैं, तो जो चौथी कंडीशंस आई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट से आई। वह क्या है चौथी कंडीशन? कि आप ट्रायल की देरी के बिना में, इट्स नॉट ओनली फॉर पीएमएलए, इट्स इवन फॉर अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, यूपीए का जो लॉ है, इस तरह के जितने भी सिनिस्टर्स लॉ हैं, कठिन से कठिन लॉ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल पर सुनवाई करते हुए साफ कह दिया कि अगर ट्रायल डिले है और व्यक्ति जेल है तो आप उसके फ्रीडम को छीन नहीं सकते। स्पीडी ट्रायल उसका राइट है, और ऐसी हालत में चाहे कितने भी संगीन आरोप उस व्यक्ति पे लगे हों, कितनी ही सीरियस पीएमएलए जैसी एक्ट में, उसको बेल देना ही पड़ेगा, क्योंकि कानून से भी ऊपर संविधान है, और संविधान फ्रीडम की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है। ये सारे फंडामेंटल्स राइट हैं। और 17 महीने से चूंकि मनीष सिसोदिया जेल में थे, ट्रायल अभी भी, आपको मैं स्मरण करा दूं कि पिछली बार बड़ी मुश्किल से अक्टूबर में, जी हां, पिछले अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सिर्फ इस बात पर ईडी की बात मान ली थी, क्योंकि ईडी ने कहा था कि आने वाले 6 महीनों में वो ट्रायल को कंक्लूड कर दें, ट्रायल पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई में पूछा, कहाँ है आपका 6 महीने? और जो आपके हालात हैं उसके लिए एक्यूज जिम्मेवार नहीं है, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी वर्षों तक इस केस का ट्रायल शुरू ही नहीं होगा, खत्म होने की कद। और इस बिना पर मनीष सिसोदिया को बेल दे दिया। संदेश साफ है कि अगर खुदा न खास्ते आप या आपके जानने वाले इसी कंडीशन से किसी भी धाराओं में फंसे हैं, जेल के पीछे हैं, तो यह सही वक्त है जमानत के लिए अप्लाई करने का, आगे जाने का। देखिए, इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें और कहीं, और ये एकदम खुलेआम चीफ जस्टिस साहब का, चंद्रचूड़ साहब का ये कैंपेन है। बार बार वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जजेस से कह रहे हैं कि देखिए, राइट टू इज नॉर्मल एंड राइट टू जेल इज एक्सेप्शनल। बेल आपको देना ही पड़ेगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट वाले ऐसे क्लोज और सेट केस में भी बेल नहीं देकर अनावश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट पर क्यों भार बढ़ा रहे हैं। उन मुकदमों की सुनवाई हमें क्यों करनी पड़ती है। ऐसा वक्तव्य सुप्रीम कोर्ट से अभी 2 महीने के अंतराल में दूसरी बार आ चुका है। बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट
कि चीफ जस्टिस लगातार वार्तालाप कर रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, नोटिफिकेशन भेज रहे हैं। आशा है इस स्थिति में जमानत को लेकर कुछ सुधार आएगी। तो ये दूसरी बड़ी बात है आम जनों के लिए, पॉलिटिक्स को दरकिनार करके, कि आप किसी भी व्यक्ति को ट्रायल में देरी के नाम पर अनावश्यक रूप से जेल में नहीं रख सकते। दूसरी बड़ी बात, कितनी भी संगीन धाराएं हों, कितना भी संगीन मामला हो, कितना भी बड़ा संगीन आरोप हो, स्पष्ट ध्यान कीजिए, बेल इज द राइट एंड जेल इज द एक्सेप्शन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रही है। तो इस पूरे प्रकरण में जो दो तीन सवाल और उठते हैं कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट डिले के इस ग्राउंड पर मनीष सिसोदिया को बेल दे रही थी, तो सरकार पार्लियामेंट में अपना पीठ थपथपा रही थी। सरकार पार्लियामेंट में यह बताने की कोशिश कर रही थी, यह बताया कि जी ईडी बहुत बढ़िया काम कर रही है, 93% इसका कन्विक्शन रेट है, लेकिन इस बिना पर हमें पर्दे के पीछे पढ़ना पड़ेगा। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है जो सरकार ने खुद संसद में कहा? वह कहानी ये है कि इन्होंने 132 पॉलिटिशियन के खिलाफ कुल 7,000 मामलों में से केस दर्ज किए हैं, अर्थात ईडी ने, और उस 132 केस अगर मैं उसकी फहरिस्त पढ़ूं तो 2022 में 34 हाईएस्ट, उसके बाद 2020 में 28 केस, उसके बाद 2021 में 26 केस और 2023 में 26 केस। इस तरह से कुल 132 केस पॉलिटिशियंस के खिलाफ ईडी ने दर्ज किए हैं। और आप देखिए, अगर यह चौथा 22 से अगर हम शुरू करें तो यह 2 साल का अंतराल है, और 2 साल के इस अंतराल में मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे, ऑलमोस्ट 24 में से 17 आप समझ सकते हैं। सिर्फ 5 केसेस में ईडी ट्रायल शुरू करा पाई है, ट्रायल कंप्लीट करा पाई है, और सजा सिर्फ एक को हुआ। तो यहाँ जो पर्दे के पीछे ये इनकी आपके वकीलों की स्ट्रेटजी, दूसरे पर्दे के पीछे कि संसद में सरकार अपना पीठ थपथपा तो रही है कि 93% कन्विक्शन रेट है, लेकिन पॉलिटिशियंस के खिलाफ नहीं। पॉलिटिशियन के खिलाफ 132 केस है, आज तक सिर्फ 5 केसों में ट्रायल कंप्लीट हुआ है और 1 में सजा। यह सवाल भी सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा। ईडी ने पिछले बेल के दरमियान हाई कोर्ट में यह कहा था अरविंद केजरीवाल के बेल के दरमियान कि वह एक ऐसा एसओपी लेकर आ रही है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस, खास करके पॉलिटिशियंस के लिए सेंसिटिव केसों में जो नामित हैं कि किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में 1 साल के भीतर उनका ट्रायल कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन वो बातें हवाई ही नजर आती हैं मनीष प्रकरण केस को देखकर, और बाकी 132 पॉलिटिशियन के केस में जो कछुए की चाल से, मंथर गति से केस की प्रोग्रेस हुआ है। तो एक बात तो निश्चित है कि मनीष सिसोदिया जमानत पर आए हैं, और जमानत का कंडीशन डिले इन ट्रायल है, लॉन्ग इनकार्नेशन है, जेल में लंबे समय तक की। ये केस की मेरिट पे कोई कमेंट नहीं करता है। हो सकता है एक स्ट्रेटजी के तहत ईडी ने सजा कराने के लिए, सबूत पुख्ता करने के लिए, ताकि ईडी के शिकंजे से मनीष सिसोदिया और केजरीवाल न बचें, जैसे उन्होंने संजय सिंह के जमानत को अनदेखा किया, होने दिया, जाने दिया। क्योंकि अगर उस दिन वो संजय सिंह की जमानत का विरोध करते तो उससे केस की मेरिट प्रभावित होती। उसी तरह से केस की मेरिट को, एक लार्जर काउज को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया के बेल से शायद उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया हो, मुझे नहीं मालूम। ये स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकता है। ये सब कोर्ट रूम टैक्टिक्स होती हैं केसेस के लिए। आंख मिचौली की इस खेल में आप शायद इस छोटी सी जीत से आह्लादित हो, उसके नेता खुश हो रहे हों,
ईडी लंबे रेस के घोड़े की तरह पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही है, लेकिन एक सवाल तो बनता है ईडी के लिए कि आपकी चाल पॉलिटिशियंस के केस में मंथर है, धीमी है, और आपका वह एसओपी सिर्फ कागजी नजर आता है। आपको इन 132 केसों के लिए अपनी चाल बढ़ानी होगी, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, तभी आप इनको जेल के सलाखों के पीछे रख पाएंगे, नहीं तो दूसरा अभियुक्त भी बाहर होगा। आम जनता के लिए संदेश यही है कि संविधान इस देश में सबसे बड़ा है, और कोई भी जांच एजेंसी हो इस देश की, अगर वह स्पीडी ट्रायल करके आपको जस्टिस नहीं दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। आम कोर्टों के लिए हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ईडी का सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि आप जमानत रोक करके ट्रायल से पहले, सजा प्रोनाउंस होने से पहले व्यक्ति को सजा देने से बचें। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुकदमे के साथ, आपके ऐसे ही अधिकारों की चर्चा को लेकर। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।